हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. मैं अपने ऑफिस में बैठा कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था। मैं काम में इतना डूबा हुआ था कि मुझे आसपास का भी होश नहीं था। कल एक मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ था। तभी मेरा दोस्त विकास अंदर आया, जो मेरे ही ऑफिस में काम करता था। बचपन से दोस्ती थी हमारी, लेकिन कॉलेज के बाद हम दोनों अलग हो गए थे। मेरा बैकग्राउंड काफी अच्छा था और मेरी परवरिश भी काफी अच्छी रही थी, इसलिए मैं बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुका था। दूसरी तरफ विकास एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई के बाद उसे नौकरी ढूंढने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन एक दिन जब इत्तेफाक से वो मेरे ऑफिस में आया तो मैं उसे देखते ही खुश हो गया था। हम एक दूसरे के गले मिले, हमने अपनी पुरानी यादें ताजा की और मैंने उसे अपने ही ऑफिस में नौकरी दे दी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिल गया था। मैं अब भी फाइलों में उलझा हुआ था कि तभी विकास मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। मैंने पूछा, क्या हुआ विकास? इतनी हिचकिचाहट क्यों? सब ठीक तो है ना? घर में बीवी बच्चे सब सही हैं। विकास शादीशुदा था तो मुझे लगा शायद घर की कोई परेशानी होगी या फिर उसे छुट्टी वगैरह चाहिए होगी, लेकिन उसने बहुत ही कुछ और जरूरी बात करनी है। मुझे कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसे बात आगे बढ़ाने को कहा। वो बोला, यार संजय, वो लड़की, इतना कहकर वो चुप हो गया। मैं थोड़ा हैरान था। विकास मेरे गुस्से से अच्छी तरह जानकार था, इसीलिए वह मुझसे कोई ऐसी बैसी बात कहना नहीं चाहता था जो मुझे नाराज कर दे। 8 दिन पहले जो हादसा हुआ था, उसकी बात फिर से होती तो शायद मैं गुस्से से पागल हो जाता। मैंने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन सी लड़की विकास? आखिर कहना क्या चाहते हो? विकास ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, देखो संजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानता हूं कि राजेश ने जो किया वह गलत किया था। उसके लालच की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ तक कि बर्गर्स की जान भी खतरे में थी। उनकी गलती माफी के काबिल नहीं थी, लेकिन इसमें उस लड़की का क्या दोष? मैं चौंक उठा था। किस लड़की की बात कर रहा है तू? विकास ने कहा, संजय, मैं अभी अभी राजेश के घर से ही आ रहा हूं। जैसा कि तूने कहा था, उनके घर की अच्छे से तलाशी लेने के लिए मैं कुछ आदमियों को लेकर वहां गया था, और वहां जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। राजेश की पत्नी का कुछ महीने पहले देहांत हो चुका है और अब उनके घर में सिर्फ उनकी एक 17 या 18 साल की बेटी रह गई है। संजय, हमने राजेश को तो जेल भिजवा दिया है। उसने जो पाप किया था उसकी सजा उससे मिल चुकी है। उनके किए की सजा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उनकी मासूम बेटी अकेली रह गई है। तो वह लड़की बेहद डरी हुई थी, अपने कमरे के अंदर बंद थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यकीन दिलाया और दरवाजा खुलवाया था। वो लगातार रो रही थी, कह रही थी वो आ जाएगा, वो मुझे जबरदस्ती ले जाएगा। विकास की बातें सुनकर मैं भी सन्न रह गया। मैंने कहा, कौन आएगा? वो लड़की किसकी बात कर रही थी? विकास कहने लगा, उसी लड़की ने मुझे बताया कि मोहल्ले का एक 40-45 साल का आदमी है जो शराबी और जुआरी है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। उस आदमी ने उस लड़की से कहा है कि उसके बाप ने उसे लाख में उस आदमी को बेच दिया है। वह आदमी अब दावा कर रहा है कि वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा। यह सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। विकास की आंखों में भी दर्द और बेबसी था। वह शायद उस लड़की के दर्द को महसूस कर रहा था और मुझे समझ आ गया था कि मामला कितना गंभीर है। विकास आगे कहने लगा,
उस मासूम लड़की की क्या खने लगा, उस मासूम लड़की की क्या गलती है? अगर वह आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। मेरे हाथ जो फाइल पर जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे थे, एक पल के लिए रुक गए। राजेश का नाम सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भरा था, लेकिन जो विकास मुझे बता रहा था, मैं उसे भी न नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। राजेश ने जो किया था वह बहुत गलत किया था और मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा चुका था। उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। राजेश हमारी कंपनी में चौकीदारी का काम करता था। दोपहर को जब वर्कर्स को लंच की ज़रूरत होती तो वो उन्हें खाना वगैरह मुहैया कराता था, लेकिन कुछ महीनों से वो उन्हें मिलावटी खाना खिला रहा था और बदले में बाहर से मोटे पैसे कमा रहा था। इस तरह वह कंपनी के वर्कर्स की जिंदगी खतरे में रहा था। जब वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी तो मैंने खाने की जांच कराई, जिसमें राजेश की गड़बड़ी साफ उजागर हुई थी। मुझे गुस्सा आया था और मैंने राजेश के खिलाफ एफआईआर थी और आखिर राजेश ने मान ही लिया कि वो जहां से खाना ऑर्डर करता था वहां का मालिक सस्ता और मिलावटी तेल इस्तेमाल करता था और भी घोटाले कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। खैर, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसके घर में उसकी एक 171 साल की बेटी भी है। उसकी पत्नी के देहांत के बारे में तो मुझे पहले से पता था, लेकिन उसकी बेटी के बारे में नहीं पता था। और अब मुझे यह सुनकर झटका लगा कि राजेश ने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। विकास अब भी मुझे आस भरी नजरों से देख रहा था, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, विकास, अब हमें क्या करना चाहिए? उसका बाप तो जेल में है, फिर हम उस लड़की के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपना सर पीछे कुर्सी से टिकाया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, चलो ठीक है, गाड़ी निकालो। उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। अगर मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई या उसकी इज्जत पर आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं और विकास जल्दी से राजेश के घर पहुंचे। वहां एक तमाशा सा लगा हुआ था। मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे और एक 45 साल का आदमी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर भी अंदर आ जाऊंगा। यह बात मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने 2 लाख रुपए में तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। तुम अब मेरी हो और मुझे कोई रोक नहीं सकता। बाहर आओ, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इज्जत के साथ रखूंगा। अंदर से लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी। यह सब देखकर मेरा खून खोल उठा था। मैं उस आदमी के पास गया और खींचकर उसे दूर धक्का दिया। मैंने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती एक मजबूर लाचार लड़की के साथ जबरदस्ती करते हो? वो आदमी आग बबूला होकर चिल्लाया, साहब, आप अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे, लेकिन आप अगर हम गरीबों के मामले में ना बोले तो ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि उसके बाप ने मुझे लाख में अपनी लड़की को बेचा है। उसकी बेशर्मी और घिनौनी बातों ने मेरे गुस्से को और बढ़ाया था। कहने लगा, वो मुझसे लाख रूप ले चुके हैं और अगर आपको यकीन ना हो तो मोहल्ले वालों से पूछ लो। राजेश एक नंबर का जुआरी मेरे साथ किया था। उसने अपनी बेटी का सौदा मेरे साथ से करेगा। उसने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा। वो मुझसे पैसे भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता उसे जेल हो गई। मैंने विकास को इशारा किया। वो मेरे इशारे को समझते हुए मेरे पास आया। उसके कान में मैंने कुछ कहा। उसने फौरन 5 लाख का चेक भरकर मेरे सामने रख दिया। मैंने बिना कुछ कहे उस चेक पर साइन किए और वह चेक उठाकर उस आदमी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, लो, तुम्हारे सारे पैसे बात समेत तुम्हारे मुंह पर है।
अब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस घर के आसपास भी मत देना। वह आदमी हैरान होकर चेक को घूरने लगा, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसकी नीयत साफ नहीं थी। ये मुझे बस वो लड़की चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा। आप होते कौन हैं हमारे बीच में आने वाले? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। वैसे भी मुझे गुस्सा जल्दी आता था और उसकी बेहयाई देखकर मेरा खून गुस्से से खौलने लगा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और जोर से धक्का दिया। मैंने कहा, अभी के अभी यह चेक उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें भी जेल की हवा खिला दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया था। उसने जल्दी से चेक उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। सुनो, दरवाजा खोलो। वह आदमी जा चुका है। अंदर से कुछ हलचल हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर से कुछ हलचल हुई और दरवाजा खुल गया। एक लड़की डरी सहमी खड़ी थी और एक औरत भी उसके साथ थी। मैंने उस औरत को कुछ पैसे दिए। मैंने यह पैसे रख लो और घर का खर्चा चलाओ। जो कुछ राजेश ने किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसे जेल भिजवाया था। मेरी बात सुनते ही वह लड़की रोने लगी। रोते रोते बोली, मेरे पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। आपने जानबूझकर मेरे पापा को फंसाया है। आपने मेरे पापा को जेल कराई है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर मेरी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। यह लड़की की बात सुनकर मेरी आंखें गुस्से लाल हुई थी। यापाने, ये तो बताने वाली कि मैंने सही किया या गलत। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। अगले पल उसे बाजू से दबोचकर उसे झंझोट कर रख दिया। मैंने कहा, होश में रहकर बात करो। तुम संजय माथुर से बात कर रही हो। तुम्हारा बाप गलत आदमी था, इसीलिए मैंने उसे सजा दिलाई थी। तभी वह औरत आगे आई, कहने लगी, साहब माफ कर दीजिए, बच्ची है, इसे यकीन ही नहीं हो रहा। कहा कि इसका बाप गलत था। इसका बाप तो हमेशा इससे प्यार से पेश आता था, इसीलिए इसके मन में अपने बाप के लिए प्यार है और आपके लिए गुस्सा है। मैंने उस औरत की बात समझी और उस लड़की का बाजू छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी यही सोच रहा था कि इस लड़की का क्या होगा। मैंने कहा, लेकिन यह अब अकेली कैसे रहेगी? वह औरत नजरें चुराते हुए बोली, साहब मैं भी मजबूर हूँ। इसकी माँ मेरी सहेली थी, इसलिए मैं मिल चली आई थी। अब मैं अपने घर लौट जाऊंगी। लड़की रोते हुए अचानक उस औरत से लिपट गई। मासी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रघु फिर आएगा और मुझे ले जाएगा। मोहल्ले वाले भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। उस औरत ने खुद को किसी तरह उस लड़की से छुड़ाया था। बेटा, अब तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी होगी। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। यह कहकर वो औरत जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई और वो लड़की वहीं रोते रोते बैठी रही। मैंने उसे कहा, सुनो लड़की, रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे रहने का और खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। चलो अब यहाँ से। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया, लेकिन तभी रघु बाहर अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। वो मुझे डराने के लिए अपने साथ कुछ अपने जैसे गुंडे साथियों को लेकर आया था। उसकी नजरें अब भी उस लड़की पर जमी हुई थी। मुझे उसे फिर से अपने सामने देखकर गुस्सा आया था, लेकिन इस बार वह कुछ गुंडों के साथ था। मैं नहीं चाहता था कि उनसे लड़कर मैं अपनी इज्जत खराब करूं, इसीलिए मैं गुस्सा पी गया। रघु अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आप इस लड़की को किस हक से लेकर जा रहे हैं? अगर कानून मुझ पर लागू होता है तो कानून आप पर भी लागू होता है। इस लड़की से आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगा कि आप इस लड़की को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैं अभी उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ा था, लेकिन विकास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, संजय ठंडे दिमाग से सोचो। वो आदमी जो कह रहा है वह सही है। तुम इस लड़की को किस रिश्ते से अपने साथ लेकर जा रहे हो? अचानक ही मैंने लड़की का हाथ छोड़ दिया। विकास की बात सही थी, लेकिन मैं अब उलझन में था कि मैं क्या करूं। उस लड़की को अकेले छोड़ भी नहीं सकता था। यह लोग, यह माहौल उसे निगल जाते। सब उसे भूखी निगाहों से देख रहे थे। ऐसे माहौल में वह अकेली नहीं रह सकती थी। उसका मकान भी किराए का था
और उसके पास कोई रिश्तेदार भी नहीं था। और उस वक्त जल्दबाजी में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था, मैं उसकी इज्जत और जिंदगी बचाना चाहता था। सामने ही एक मंदिर था और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां मंदिर में ले गया। उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए मैंने कहा, अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा। राहु किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मैंने जो कुछ भी किया था उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो लड़की भी हैरान और परेशान थी। उसकी आंखों में अविश्वास था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सब सच में हो गया था। तभी मंदिर के पंडित जी आगे बढ़े और बोले, बेटा, जब तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरी दिया है तो उसे पूरी तरह अपनी पत्नी की तरह अपना सारे रीति रिवाज पूरे कर लो। मैंने उसकी मांग में फिर से ऊर भरा अग्नि के फेरे लिए और उसके गले में मंगलसूत्र भी पहनाया। पंडित जी ने शादी के मंत्र भी दोहराए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। उस वक्त मैं अपनी मंगेतर को भी पूरी तरह भुला चुका था, जो फिलहाल मेरे ही घर पर थी और मेरा बेसब्र से इंतजार कर रही थी। जिस लड़की से मैंने शादी की थी, जिसका नाम आरोही था, वो अब मंदिर में नहीं रुकी। वो सीधी भागती हुई अपने घर चली गई और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैं बस वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। मैंने पंडित जी को कुछ पैसे दिए और फिर मंदिर से बाहर आ गया। विकास भी मेरे पीछे पीछे आया था। मोहल्ले वालों की भीड़ अब एकदम खामोश हो चुकी थी। रघु भी अपने आदमियों के साथ खिसक चुका था, क्योंकि अब कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बची थी। शायद उसे अपने 5 लाख की चिंता होगी कि कहीं मैं गुस्से में उससे वो 5 लाख का चेक छीनकर ना ले जाऊं। जब मैं आरोही के घर पहुंचा तो अंदर से उसके रोने और सिसक की आवाजें सुनाई दी। वो फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। वो बहुत बुरा आदमी है, वो एक पत्थर दिल और जालिम आदमी है। उसने मेरे पापा को सजा करवाई है। बल्कि उस लड़की की मासी उसे प्यार से समझाने लगी, बच्ची, अब तो तेरी शादी हो चुकी है और वो तेरा पति है। अब तू उससे कहीं भाग कर नहीं जा सकती। जल्दी खुद को तैयार कर और विदाई की तैयारी कर ले। मैंने आगे बढ़कर एक नजर आरोही पर डाली, जो हल्के नीले रंग के शलवार सूट में पहने हुए थी। वो मेरे स्टेट्स की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन जल्दबाजी और मजबूरी में मैंने ये बड़ा फैसला ले लिया था। मैं जैसे ही उसके और करीब बढ़ा, मैंने फिर से उसकी आवाज़ सुनी थी। उसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि उसकी मेरी तरफ से पीठ थी। वह कहने लगी, मासी आप जा है ना, मैं रोहन से प्यार करती हूँ। आपने मेरी शादी क्यों नहीं रोकी? आपने तो मेरी माँ से वादा किया था, फिर आप अपना वादा इतनी जल्दी कैसे भूल गई? क्या मेरी माँ के मरते ही सारे रिश्ते खत्म हो गए थे? आपने तो मेरी माँ को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना था, फिर आपने ऐसा कैसे होने दिया? उसकी मासी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे माफ कर दे आरोही, मैं मजबूर थी। मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा तो मान जाता, लेकिन मेरा पति इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होता। आरोही बिलखते हुए बोली, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी शादी उससे करवा दीजिए। मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। मासी आरोही की, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे अपने साथ चलो। हुआ था एक तो मैंने, मेरा चेहरा गुस्से से लाल हुआ था, एक तो मैंने उस लड़की को सहारा दिया था, उसकी इज्जत बचाई थी और उसे संजय माथुर जैसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनने का सौभाग्य दिया था। और यह इस रिश्ते की कदर नहीं कर रही थी, बल्कि अब मेरी पत्नी होते हुए किसी गैर मर्द का नाम ले रही थी। यह सब सुनते ही मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसके बाजू को इतनी जोर से दबोचा कि मेरी उंगलियां उसके बाजू में धंस गई थीं। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैं गुस्से में दहाड़ा था। आरोही की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो दर्द से करा उठी। उसकी मासी ने डरते हुए उसे मुझसे छुड़ाने की कोशिश की। साहब, बच्ची है, छोड़ दीजिए, समझ जाएगी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए।
धीरे धीरे यह रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, उसकी मासी ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। लेकिन मेरा गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही पल मैंने आरोही को घसीटते हुए बाहर निकाला। मोहल्ले के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी भी कहने की मैंने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेल दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया, और गाड़ी जाकर वक्त भी ड्राइविंग सीट पर रो रही थी और मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। उसका रोना मेरे गुस्से को और भी भड़का रहा था। मैंने अचानक ही गाड़ी रोक दी, जिससे उसका सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुमने अब और रोने की कोशिश की तो यहीं जंगल में छोड़ दूंगा। उसने डरते डरते उधर उधर देखा। तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रास्ता भी सुनसान था। आसपास नजर दौड़ा ही उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था और वो एकदम चुपचाप सहम कर बैठ गई थी। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बाप ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहा है, और तुम खुद पर जुल्म मत करो। यूं रोक तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम जैसी मामूली लड़की को अपनी पत्नी बन रही। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने चुपचाप सिर झुका लिया था और मैंने सुकून से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में हम माथुर बिला पहुंच चुके थे। गाड़ी रोककर मैंने दरवाजा खोला और फिर आरोही की तरफ का दरवाजा भी झटके से खोलते हुए कहा, चलो, अब तुम्हें अपने खानदान से भी मिलवा है। आखिर को तुम मेरी पत्नी हो। मैंने उसका नाजुक सा हाथ पकड़ा और उसके पूरे शरीर में एक सेहर सी दौड़ गई थी, जिसे मैंने बखूबी महसूस किया था। घर में घुसते ही सब अपने अपने कामों में बिजी दिखे थे। मुझे दादी सामने सोफे पर ही बैठी थी और मेरी एक ही आवाज ने सबको चौंका दिया था। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखे हो? दादी ने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। यह लड़की जो मेरे साथ आई है, यह कोई मामूली लड़की नहीं है। जैसे ही मैंने ये बात कही थी, सबिता मेरी मंगेतर, जो मेरे पास खड़ी थी, एकदम आगे बढ़कर गुस्से से बोली, संजय, यह कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका तुमसे रिश्ता क्या है? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, सविता, घबराओ मत, ये मेरी पत्नी नहीं है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। ये लड़की बस एक नौकरानी है। इसका नाम आरोही है और इससे मैंने खास तौर पर दादी के लिए रखा है, ताकि यह लड़की इनका ध्यान रख सके। सविता की माँ, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, मेरी सारी बातें सुनकर उन्होंने सुकून का सांस लिया, वरना वो तो डर गई थी कि कहीं मैंने उनकी बेटी की जगह किसी दूसरी लड़की को लाना खड़ा कर दिया हो। वो आरोही की तरफ गुस्से से देखकर बोली, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो, सुना नहीं संजय ने क्या कहा? तू इस घर की नौकरानी है और अब तू आज से किचन के सारे काम संभालेगी। दादी ने तुरंत सविता की माँ को टोक दिया था। यह क्या तरीका है? किसी से बात करने का मत भूलो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मेरा ही हुक्म चलेगा। यह लड़की सिर्फ मेरा ख्याल रखेगी और कोई इसे तंग नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर सबिता और उसकी माँ चुपचाप हो गई थी। पिछले 6 महीने से यह लोग हमारे ही घर में रह रहे थे। सबिता मेरी मंगेतर थी और अमेरिका से आई थी, लेकिन मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था। मैंने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब इस सिचुएशन में मैंने खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं एकदम बुरी तरह घबरा गया था। दादी आरोही को अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी और मैं सोचता रह गया कि मैंने अपनी जिंदगी में यह क्या कर ला है। आरोही जब दादी के कमरे में पहुंची तो दादी का कमरा देखकर हैरान रह गई थी। इतना बड़ा कमरा, वो भी एक अकेली औरत का। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पोता मेरे दिल का टुकड़ा है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने किसी को भी इसमें घुसने नहीं देती। उसने अपनी कोठी का सबसे बड़ा कमरा मुझे दिया है। तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि मेरा पोता खास तुम्हें मेरे लिए लेकर आया है। मैं तुम्हें नौकरानी तो नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम तो एकदम चांद जैसी हो, कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती।
दादी ने हंसते हुए कहा। तभी दादी की नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां मैं काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। दादी ने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, संजय वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। अच्छा एक बात तो बताओ, यह लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? कोई मामूली सी लड़की भी तो हो सकती थी ना। यह सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। मेरी नजरें आरोही पर ठहर गई थी। मैंने पहली बार आरोही को गौर से देखा था। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी। सफेदी में गुलाबी घुली रंगत, तरासे हुए गुलाबी होठ और बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपने जादू में जकड़ सकती थी। मैं तो उसको ऊपर से नजर ही नहीं हटा पाया था। लेकिन कुछ देर पहले कहे उसके शब्द मेरे दिमाग में अचानक घूमने लगे, जब वो अपनी मासी से रो रो कर कह रही थी, मैं इस जालिम के साथ नहीं जाऊंगी। यह बुरा आदमी है। मैं रोहन से प्यार करती हूँ। मेरी उससे शादी करवा दे, मुझे अपने साथ ले जाएं। उसकी यह सब बातें याद आते ही गुस्से के मारे मेरी रग फिर से उभरी थी और उसकी खूबसूरती के आगे मेरा गुस्सा जीत गया था। मैं गुस्से से बोला, दादी, खूबसूरती में क्या रखा है? अगर नौकरानी है तो वह नौकरानी ही रहेगी, भले ही कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। वह मालकिन कभी नहीं बन सकती। मैंने जैसे नाक से मक्खी उड़ाते हुए आरोही पर एक नजर डाली थी। दादी ने मेरे कान खींचे। खबरदार, जो तूने बातें की, तू इसे नौकरानी नहीं कहेगा, बल्कि यह तो मेरी बच्ची जैसी है, कितनी मासूम सी है। हाँ ठीक है, ये मेरी देखभाल करेगी, लेकिन नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर समझे। तुम चलो जाओ इसे गेस्ट रूम में छोड़कर आओ। अब से यह वही गेस्ट रूम में जाकर रहेगी। मैंने कहा, दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गेस्ट रूम मेहमानों के लिए है, गेस्ट रूम मेहमानों के लिए है, नौकरों के लिए नहीं। मैं इसे सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर आता हूँ, इसे इसका कमरा दिखाता हूँ। दादी ने दोबारा से मेरे कान खींचे। खबरदार, जो इसे सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर आए, यह गेस्ट रूम में रहेगी और यह मेरा हुक्म है। जाओ इसे गेस्ट रूम में छोड़कर आओ और मुझे मंदिर छोड़ दो। सुबह से इंतजार कर रही हूँ, कोई आए तो मुझे मंदिर लेकर जाए। मैंने कहा, दादी, किसी भी नौकर को बोल देती, ड्राइवर को बोल देता मेरे कहने पर। दादी बोली, ना बाबा ना, मैं किसी ड्राइवर के साथ नहीं जा रही। अरे उस सविता से कहा था, चल तू ही मुझे मंदिर छोड़ दे। लेकिन वो लड़की तो मंदिर और भगवान के नाम से ऐसे दूर भागती है जैसे उसे करंट लग गया हो। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर हमारी संस्कृति को भूलती जा रही हैं। सविता के नाम पर दादी का मुंह बन गया था। सविता से मंगनी मेरे पापा की पसंद पर हुई थी, क्योंकि सविता मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। दादी की इसमें उनकी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। खैर, मैंने उस लड़की को गेस्ट रूम में छोड़ा। गेस्ट रूम में आने के बाद मैं आरोही को बेड पर धक्का देकर गुस्से से बोला था, ये मत भूलो कि तुम्हें गेस्ट रूम मिल गया है तो तुम यहाँ की मालकिन बन जाओगी। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, और हाँ, घरवालों के सामने अपनी जबान मत खोलना। मैंने तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें लोगों की गंदी नजरों से बचाया है, तो इसी बात पर शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। समझी? वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे उसका करीब बढ़ रहा था और शायद वो मेरे इरादों को भाप गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी खूबसूरती के आगे मचलने लगा था। मेरा जी चाहा कि एक बार, बस एक बार हाथ महसूस करूं। वह एकदम उठकर खड़ी हुई थी और मुझे पीछे हट रही थी। अचानक ही मेरे हाथ उसके गालों पर जाकर टिक गए थे। उसने जल्दी से मेरा हाथ अपने गालों से हटाया था और मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। मैंने खींचकर उसे खुद के करीब किया था और अपने सीने से भींच लिया था। मैंने कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ हटाने की? पत्नी हो तुम, पर चाहूं तो अभी के तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, अभी फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। यह कहकर मेरी उंगलियों ने उसके नाजुक से गुलाबी होठों को छुआ था और अगले ही पल बिना सोचे समझे मेरे होठ उसके होठों पर जाकर टिक गए थे। मेरे ऊपर मदहोशी सवार होने लगी थी
और वो मेरी पकड़ से आज़ाद होना चाहती थी। अपने नाजुक से हाथों से वो मुझे धक्का दे रही थी और अगले ही पल मैं उससे दूर हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी थी, पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को तंग करने में मजा आ रहा था। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या इरादा है? जो काम रात को करना चाहिए अभी कर लेते हैं। आखिर को आज हमारी सुहाग रात जो है, मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता। बड़ी जालिम चीज हो। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी हैं। यह कहकर मैंने ने उसे और भी कसकर खींचा था। मेरी बात पर उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसकी बेबसी मुझे मजा दे रही थी। उसे सता कर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। जब उसने हकलाती हुई कहा, प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आइए, मुझे डर लग रहा है। और उसकी इस बात पर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई थी जिसे मैंने जल्दी से छुपाया था। जो उस नाजुक सी शहजादी के साथ जुल्म करना चाह रही थी, जो उस नाजुक सी शहजादी के साथ जुल्म करना चाहता था, और मुझे उसकी सोच पर हंसी आ रही थी। मैं एकदम हड़बड़ा गया था और उसे खुद से दूर किया था। मैंने कहा, जाओ, दरवाजा खोलो और किसी को मत बताना मैं यहाँ तुम्हारे साथ था। ओके। वह जल्दी से सिर हिलाते हुए मुझसे दूर हटी थी, जैसे वो इसी मौके सी तलाश में हो। मैं पिछले दरवाजे से निकल गया था। जाते जाते मैंने आवाज सुनी थी दरवाजे पर। सविता थी। मुझे पता था अब सविता अपना गुस्सा इस लड़की पर जरूर निकालेगी, लेकिन मुझे दादी को मैं मंदिर पहुंचाने की जल्दी थी, इसीलिए मैं वहां से निकल आया था। और फिर वाकई सविता ने आरोही पर अपना खूब गुस्सा निकाला था। उसने आते ही आरोही को बालों से कसक पकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गेस्ट रूम में आने की? तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम यहाँ इस रूम में रहो। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रहो, समझी? आरोही धीरे से मिनम आते हुए बोली। लेकिन मुझे तो यहाँ दादी ने भेजा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी हिम्मत पर सविता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बकवास करो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम मेरी बात से इनकार कैसे कर सकती हो। यह कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़कर खींचा और उसे कोठी के पिछले हिस्से में लेकर चली गई थी, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। पेड़ भी काफी ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे। काफी समय हो गया था और वहां की साफ सफाई भी नहीं हुई थी। उसने आरोही को वही झटका कहने लगी, अब तुम यहीं रहोगी, घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। यह कहकर सविता अपने कमरे में चली आई थी। सर्दियों का मौसम था। शाम का अंधेरा फैलने लगा था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ठंड से ठठ उठती आरोही वही एक तरफ बैठ गई थी। इधर मैं दादी को लेकर मंदिर आया था। दादी को मंदिर छोड़ने के बाद मैं जरूरी काम से चला था। दादी ने कहा था ठीक आधे घंटे बाद आकर ले जाना, और ठीक आधे घंटे के बाद जब मैं दादी को लेकर आया तो रास्ते में दादी अपनी दोस्त से मिलने चली गई। मुझे भी मजबूरन दादी के साथ जाना पड़ा। और जब दो औरतें मिलकर बैठी तो जो बातों का सिलसिला चला था, मेरे कानों से खून निकलने लगा था। मैं कितनी ही बार दादी को आंखों आंखों में इशारा कर चुका था। दादी चले काफी देर हो गई है, लेकिन दादी भी जैसे पूरी तरह ढीठ बनी बैठी थी। मुझे यूं नजरअंदाज कर रही थी, जैसे मैं उनके सामने बैठा ही नहीं हूं। हर कोई मेरे गुस्से से कांपता था, लेकिन दादी को मेरे गुस्से की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी। मैं गुस्से में पहलू पर पहलू बदल रहा था और कहीं 99 बजे जाकर दादी की बातों का सिलसिला कुछ थामा था और मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ था। दादी को भी अंदाजा हो गया था कि अब मैं और ज्यादा नहीं बैठने वाला, तो दादी भी अपनी सहेली को अलविदा कहते हुए मेरे साथ चली आई थी। मैंने गुस्से से कहा, दादी आप जानबूझकर मुझे तंग कर रही थी ना? दादी कहने लगी, लो भला, मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगी? अब इतने समय बाद शमिता से मिली थी तो क्या 2 घड़ी सुकून से बात भी ना करती? तुझे बड़ा जल्दी रहती है। तुझे कौन सा घर जाकर पहाड़ तोड़ने थे? अगर मेरे साथ बैठ गया कुछ देर तो क्या हो गया? मैंने कहा, दादी मुझे और भी काम होते हैं, आपको इतना ही कहीं घूमना फिरना है तो आप ड्राइवर के साथ चली जाया करें। मेरा टाइम वेस्ट क्यों करती हैं?
मेरी बात पर दादी ने मुंह फुला लिया और मैं दादी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दादी को मैंने जैसे तैसे मनाया था और फिर मैं घर की तरफ रवाना हुआ था। घर पहुंचते पहुंचते 7 बज चुके थे। दादी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तब भी रास्ते में सविता ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो अच्छी तरह से तैयार बनी घूम रही थी। मैंने ऊपर से नीचे लेकर तक उसे देखा था। मैंने कहा कहीं जाना है। मेरा दिल अचानक डर के मारे धड़का था। अब कहीं सबिता की जिम्मेदारी मुझे उठानी ना पड़े, कहीं उसने अपनी सहेली वलियों के घर ना जाना हो। मुझे अंदर से झुंझलाहट महसूस हुई थी, लेकिन सत्ता की अगली बात ने मुझे सुकून पहुंचाया था। अरे नहीं संजय, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मेरा बड़ा मन था कि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करूं। मैं गर्मागर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ और तुम्हारे कमरे में चलकर कॉफी पीते हैं, साथ में ढेर सारी बातें भी करेंगे। यह कहकर सविता मुझे वहीं परेशान सी छोड़कर किचन में चली गई थी और मैं थके थके कदमों से अपने कमरे में आ गया था। मेरा इरादा आरोही के पास जाने का था। मैंने दिन में उसे काफी तंग किया था, काफी परेशान किया था। मैंने सोचा था कि मैं उससे माफी मांगूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने रिश्ते को इतनी जल्दी उजागर नहीं कर सकता था। लेकिन सबिता के इस प्लान ने सब कुछ खत्म कर दिया था। खैर, मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर बाद ही सबिता 2 मग कॉफी के लिए आई थी। आते ही उसने रूम की लाइट ऑफ की। सविता ने कमरे में जगह जगह कैंडल्स जलाकर माहौल को काफी रोमांटिक बना दिया था। वो मेरे पास आकर बैठ चुकी थी। जितना मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो मेरे करीब आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, संजय तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूं। मैं तुम्हारे साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती हूँ। प्लीज मेरे करीब आओ ना। यह कहकर वो मेरे और भी करीब हुई थी, लेकिन मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में हमारी कॉफी खत्म हो गई थी। मैंने हल्के से कहा, अच्छा सबिता, अब तुम जाओ, 3 बजने वाले हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए। सबिता ने मेरी बात पर हंसते हुए कहा, तो क्या, और अभी तो मैं और भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। उसने एलसीडी पर एक रोमांटिक सी मूवी लगा दी और बोली, पहले हम मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। मूवी काफी रोमांटिक थी, लेकिन मेरा मन वहां नहीं था। मेरा दिल तो आरोही में उलझा हुआ था। तभी सविता ने अचानक कहा, तुम्हें पता है वो नौकरानी जिसे तुम सुबह लेकर आए थे, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह गेस्ट रूम में रहने का सोच रही थी। लेकिन मैं भी कम तीखी नहीं हूं, उसे अच्छा सबक सिखाया है। मैंने उसे हवेली के पिछले हिस्से में फेंक दिया है। जब तक पूरी रात में ठंड में तड़पेगी, तब उसे समझ आएगा अच्छे से। यह सुनते ही मेरा दिल धक से हुआ था। बाहर इतनी सर्दी थी और सबिता ने उसे हवेली के पीछे फेंक दिया। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन मैं घर में कोई बवाल खड़ा करना नहीं चाहता था। मैं बार घड़ी की अंदर बढ़ने लगी थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। आरोही को घर से बाहर किए हुए कम से कम 4-5 घंटे हो चुके थे और आखिरकार रात बजे मैं किसी तरह सबिता को टालने में सफल हुआ था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई और मैं जल्दी से हवेली के पिछले हिस्से की तरफ भागा था। मैंने अंधेरे में ही आवाज लगाई, आरोही आरोही कहाँ हो तुम। लेकिन कोई एक छाया पर मेरी नजर पड़ी थी। वो आरोही थी जो ठंड से ठिठुर हुई एक कोने में बैठी हुई थी, बिल्कुल नहोल और बेहिस। में जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे कंधे से पकड़कर उसे हिलाया, आरोही उठो, अंदर चलो। और उस कंधे से पकड़कर उसे हिलाया। आरोही थी, उसका शरीर कांप रहा था, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। मैंने जल्दी से अपने कंधों पर पड़ी शॉल उतारकर उसके चारों ओर लपेट दी थी और उसे अपनी बाहों में उठाकर गेस्ट रूम में आया था। उसे बेड पर लिटा कर मैंने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ कर दी, ताकि सविता को शक ना हो कि आरोही वापस गेस्ट रूम में
आ चुकी है। मैं धीरे धीरे आरोही को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंड की वजह से उसकी हालत और भी गंभीर हो रही थी। उसके होंठ अब नीले होने लगे थे, उसका शरीर ठंड से अकड़ने लगा था। हल्के हल्के उसका पूरा शरीर काम भी रहा था। वह बेहोश हो चुकी थी, होश में नहीं थी। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोटा सा कंबल डालने के बाद भी आरोही का कांपना बंद नहीं हो रहा था और ना ही उसे होश आ रहा था। और फिर अगले ही पल मैंने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी थी। मैं कुछ देर तक आरोही को देखता रहा, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी यह। और फिर मैं कंबल हटाकर आरोही के बगल में लेट गया था और उसे अपनी आगोश में लेकर उसके शरीर को गर्म कोशिश करने लगा। इसके बाद भी आरोही की हालत में सुधार नहीं आ रहा था और फिर मैंने आरोही के शरीर से हर चीज को धीरे धीरे अलग कर दिया था और उसके बाद मैंने उसे अपनी पनाहों में दोबारा भरा था। उसका ठंडे वजूद में मैं पूरी तरह खो गया था। ये ऐसे नाजुक पल थे कि मैं बहकने लगा था। मेरे दिल में कहीं से आवाज आई, आरोही तुम्हारी पत्नी है, हक रखते हो तुम उस पर। फिर यह झिझक क्यों, सारी हदें पार कर दो। लेकिन मैं अभी यह सब कुछ करना नहीं चाहता था। आरोही अभी बेहोश थी और बेहोशी की हालत में यह सब कुछ करना मेरे जमीर को गवारा नहीं था। मैं उसे अपना हक वसूल करना चाहता था। मैं कोई फरिश्ता नहीं था, आम मर्द था। मेरे अंदर भी जज्बात थे और मैं नाजुक पलों में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं यह सब कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आरोही मुझसे बदगुमार हो जाए। वो वैसे भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी और मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। अगर मैं उसी की हालत में कुछ भी गलत करता तो वो मुझे और भी नफरत करती और मैं तो बस उसकी जान बचाना चाहता था। लेकिन मैं अपनी हालत का क्या करता, अपने जज्बातों का क्या करता जो धीरे धीरे बहक रहे थे। सुबह मेरी आंख आरोही के कसमसा आने पर खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो आरोही आंखें फाड़े मुझे हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। लेकिन वह अब भी मेरे बाहों के शिकंजे में थी और अब मेरी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले ही पल मैंने उसे खींचकर दोबारा अपने करीब किया था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे मैं कोई अछूत हूं। कहने लगी, आप मेरे इतने करीब क्यों आए? आपने मेरे साथ क्या किया है? मैंने कहा, तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आया है, कोई गैर मर्द ने। इतना सोच विचार मत करो समझी, और आराम से लेटी रहो। अभी सुबह होने में काफी टाइम है, इतनी जल्दी मैं नहीं उठता। और तुम भी इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? वो लोग तुम्हें काम में लगा देंगे। हालांकि नींद की वजह से मैं ये भूल गया था कि मैं गेस्ट रूम में हूँ। अगर किसी ने मेरे कमरे में जाकर देख लिया या फिर कोई इधर आ गया तो हमारी पोल पट्टी खुल सकती थी। और फिलहाल मैं अभी कोई तमाशा नहीं चाहता था। मैं इस बात को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था। और जब मैं नींद से बेदार हुआ और यह ख्याल मुझे आया तो मैं जल्दी से उठकर बैठा था। और फिर जैसे ही आरोही की नज़र खुद पर पड़ी, उसने जल्दी से चादर में खुद को छुपाया था, क्योंकि वो इस हालत में थी जिस हालत में रात मैंने उसके शरीर को गर्मी दी थी। उसे देखकर मेरी आंख में फिर से खुमारी उतरने लगी थी। कहने लगी, आप बहुत गंदे हैं। आपने मेरे साथ क्या किया है बताइए? आपने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है। आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत गलत किया है। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? सब लोग मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। वो रो रही थी और मुझे उसके इस तरह बोलने पर हंसी आई थी। मैंने कहा, पागल हो। बिल्कुल पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे शरीर को गर्मी दी थी, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी जान भी जा सकिया था। हालांकि मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी, मेरे लिए कोई गैर नहीं थी। लेकिन मैं बेहोशी की हालत में यह सब कुछ
करना नहीं चाहता था। यह मेरी गैरत को गवारा नहीं था। वैसे मैं अभी चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं। कसम से तको बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। लेकिन अब जब तुम होश में हो तो क्यों ना, यह कहते कहते मैं उसके कंबल में घुसने जैसे करने लगा, लेकिन वह जल्दी से बदक कर दूर हटी थी। उसकी इस हरकत पर मेरा कहा बुलंद हुआ था। मैंने कहा, अच्छा बाबा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ और ज्यादा सोचने की और इस छोटे से दिमाग पर जोर डालने की कोशिश मत करो। तुम कोई मांबा नहीं बन रही, और मान लो अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बन भी गई तो इसमें गलत क्या है? पत्नी हो, मेरी शादी की है तुमसे। अगर तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनोगी तो क्या किसी दूसरी औरत को अपने बच्चे की माँ बनाऊंगा? मेरी बात पर उसने चौंक कर मुझे देखा था। मेरे चेहरे पर खिलती हंसी को भी महसूस किया था और जल्दी से उसने अपनी नजरें झुका ली थी। कहने लगी, लेकिन आप मुझे अपनी पत्नी मानते कब है? आपने सिर्फ मुझसे शादी की है, लेकिन आपने अभी तक इस बात को किसी के सामने स्वीकार नहीं किया है। सब लोग तो मुझे ही गलत समझें। को एहसास था। मैंने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, समझी। दादी को जब पता चला कि सबिता ने आरोही को पीछे कोठी के बाहर फेंक दिया था तो दादी सबिता पर बहुत गुस्सा हुई। उसे बहुत डांटने पर सविता को अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी और शायद उसने आरोही से बदला लेने की ठान ली थी, क्योंकि आरोही की खूबसूरती के आगे कोई भी मर्द भाग सकता था। तो सविता के दिल में भी यह डर था कि मैं भी कहीं उसकी खूबसूरती के आगे बहक ना जाऊं। इसलिए उसने सविता को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। जब मैं पानी पीने किचन में गया तो अचानक ही मेरी नजर सविता पर पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सविता कुछ घबराई हुई सी है। मैं एकदम चौंक गया था। मेरे दिल में कुछ खटका हुआ था और अचानक ही मेरी नजर सविता के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक ब्लेड था और उसके साथ ही आरोही खड़ी सब्जी काट रही थी। मेरा दिल धड़का था। जरूर सविता कुछ गलतने वाली थी और अगले ही पल सविता गलतने वाली थी और अगले ही परल सविता का हाथ ऊपर उठा था और इससे पहले वो ब्लेड से आरोही के चेहरे पर कट मारती मैं जल्दी से लगा लिया था। उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया था। इस अचानक हरकत पर आरोही भी घबरा गई थी। सबिता का हाथ हवा में लहराया और मेरे बाजू पर एक कट मार चुका था। यह सब कुछ देखकर सबिता भी घबरा चुकी थी। मेरे बाजू से खून बहने लगा था। खून देखकर आरोही और सबिता दोनों की आंखें फैल गई थी, लेकिन आरोही अब भी मेरे सीने से लगी थर थर कांप रही थी। जल्दी से एक नौकर आया और उसने मेरे हाथ पर बैंडेज करना शुरू कर दी। मेरी आंखों से गुस्से की लपट निकल रही थी, जबकि सविता अब सर झुकाए खड़ी थी। तो मैं गुस्से से सविता की तरफ बढ़ा था। सविता को बाजू से दबोचा। मैंने कहा, क्या करना चाहती थी तुम? आरोही को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। बताओ क्यों कर रही थी ऐसा? जबकि सविता अब रोने लगी, क्योंकि मुझे डर है। आखिर तुम किस हक से इस लड़की को बचाते हो? क्यों इसको इतनी इज्जत देते हो? क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ? निकालो अभी इसी वक्त इसे घर से। मेरे पीछे खड़ी आरोही को उसने खींच कर निकाला था और उसे धक्के देने लगी। इस घर की धक्के देने लगी। इस घर की नौकरानी है यह होने, तुम इसे मालिकों की तरह इज्जत देते हो। आखिर क्यों? तभी दादी बीच में आई थी। उन्होंने एक जोरदार इतनी घटिया हरकत की है। अब तुम संजय पर अपना हरकत की है, ऊपर से अब तुम संजय पर अपना निकाल रही हो और अब आरोही को भी घर से निकाल रही हो। जाओ, बहुत कुछ बुरा कर गुजरूंगी। सविता रोते हुए अपने कमरे में भाग गई थी और सविता की आज माँ भी सविता के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई थी। दादी ने आरोही का हाथ पकड़ा, उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे मुड़कर कहने लगी, और संजय तुम भी मेरे कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डरी सहमी आरोही दादी के साथ चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं भी दादी के कमरे में पहुंच गया था।
आरोही दादी की गोद में सर रखे सिसक सिसक कर रो रही थी और दादी उसका सर सहला रही थी। मुझे देखकर दादी ने गुस्से से मुझे घुरा था कहने लगी, इधर बैठो, तुम्हारे तो कान में अभी खींचती हूँ, तुम दुनिया वालों से छुपा सकते हो लेकिन मेरी बूढ़ी नजरों से नहीं। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा। आरोही से झूठ मत बोलना क्योंकि मैं सब कुछ भाप चुकी हूँ। कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है और अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं सुनूंगी। मैं भी अब और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने दादी को सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर दादी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई थी। उन्होंने आरोही को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और झट अपने हाथ में पहने खानदानी सोने के कंगन आरोही के हाथ में पहना दिए और उसकी बलाएं ले ली, जबकि आरोही के चेहरे पर भी सुकून उतरा था। शायद उसे इसी बात का इंतजार था कि मैं उसे सबके सामने स्वीकार कर लूं। दादी कहने लगी, संजय, तूने इस बात के लिए इतनी देर लगा दी। अरे तूने आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मेरी जिंदगी के 10 साल और बढ़ गए हैं। अरे मैं तो यही सोच सोच कर मरी जाती थी कि उस पर कटी को तू मेरी बहू बना देगा, जिसे ना हमारे संस्कार का पता है ना हमारी संस्कृति का। तुझे लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती और मैं अकेली बुढ़ी यहाँ तड़पती रहती। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहती थी। यह कहकर उन्होंने आरोही को फिर से अपने साथ हाथ लगाया था। और अब तू मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं देख रही हूं जब से आरोही इस घर में आई है हर वक्त रोई रोई सी रहती है। तू उसे तंग करता है ना। अगर आगे से तूने उसे कुछ भी कहा तो मैं तेरे कान खींचगी, समझा। अब जा, इसे लेकर अपने कमरे में जा। पत्नी है तेरी तो तेरे कमरे में रहेगी ना, ना कि गेस्ट रूम में। आरोही एकदम डर गई थी लेकिन दादी के इशारा करने पर वो मेरे साथ चल पड़ी थी। मेरे सीने से भी जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं उसे कमरे में लेकर चला आया। पहली बार आरोही ने मेरा कमरा देखा था। आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे कमरे को देख रही थी। मैंने अपना टोबल लिया और बाथरूम में चला गया, जबकि वो वही घबराकर बेड पर बैठ चुकी थी, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार हो। जब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ टोबल लपेटा हुआ था। मुझे टोबल में देखकर आरोही ने जल्दी से अपनी नजरें झुकाई थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगा, लेकिन वो अब भी अपनी नजरें झुकाए बैठी थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। मैंने कहा, अब इंतजार क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या पहनूंगी। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा, अपने अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई थी। और उसने मुझे बेबसी से देखा जैसे कह रही हो। आपने मुझे इतमसी से देखा था जैसे कह रही हो। आपने मुझे इतना मौका ही कहाँ दिया था। मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले आए थे। उसकी नजरों का मतलब समझकर मैंने जल्दी से अपनी नजरें चुराई थी। मैंने कहा, अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे इतनी प्यार से कह रहा था। कौन सा तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, हमेशा रोती रहती हो। यह कहकर मैं अलमारी की तरफ गया और एक शर्ट और अपना एक ट्राउजर निकालकर उसे थमा दिया। यह लो, आज के लिए पहन लो, कल तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा। उसने मेरे हाथों से कपड़े लिए और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब बाहर आई तो मेरी नज़र उस पर पड़ी थी और मैं उसे देखता ही रह गया था। ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर में मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह भी झिझक रही थी, जबकि उसका यह शर्मीला रूप मुझे और भी ज्यादा बेकरार कर रहा था। मैंने अपनी गोद में रखा, लैपटॉप साइड में रख दिया था, फिर धीरे से आरोही के करीब चला आया। वो फौरन मुझसे दूर जाने लगी। अगले ही पल मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों जा रही हो? शादी की है तुमसे
और इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो, वो भी इस रूप में, तो बंदा खुद को काबू कैसे रखे, मैंने बहके हुए अंदाज में कहा था। फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। अगले ही पल मैंने अपने दहकते हुए लब उसकी गर्दन पर रख दिए थे। मेरी इस हरकत पर अब एकदम से मट गई थी और कुछ ही देर बाद मैं उसे अपनी बाहों में ले चुका था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता है मेरी दादी की क्या ख्वाहिश है, वो मरने से पहले अपने पर पोते या पर पोती को अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनकी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी कर दूं। खैर, अब जब दादी को पता चल गया है तो वैसे ही मच जाएगी। तुम मेरी पत्नी हो तो सुबह तक इस रात को खूबसूरत बनाया जाए। तो क्यों ना उस क़यामत से पहले इस रात को खूबसूरत बनाए। मेरी बातें सुनकर आरोही का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। मैंने आरोही को अपने बाजुओं में उठाया और बेड पर ले आया और फिर मैं उस पर झुकता चला गया था। कुछ देर तक आरोही ने मुझसे बचने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरे प्यार की शिद्दत से कब तक बच सकती थी। शायद वह शुरू में डर रही थी कि मैं उस पर सख्ती करूंगा, गुस्सा करूंगा, इसीलिए वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसे नरमी और प्यार से सहेजा था, उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने भी अपनी तमाम शिद्दत और चाहतें आरोही पर लुटा दी थी। मैं उसे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का खुद से वादा भी कर चुका था। और अगले ही 2 दिन हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दिन निकला था, लेकिन इसके साथ हमारी सुबह की शुरुआत सविता की चीख पुकार से शुरू हुई थी। मैंने तो अपने कानों में उंगलियां डाली थी, जबकि आरोही भी मुझे डरी हुई नजरों से देखने लगी। मैंने उसे अपने करीब किया। मैंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं कमरे से निकला तो सविता चीख कर बोली, क्यों किया? तुमने क्यों किया? यह सब बताओ ना जाने। कब से मैं तुम्हारे नाम पर बैठी थी और तुमने उस मामूली सी नौकरानी को अपनी पत्नी बना लिया, क्यों किया? ऐसा कह दो कि दादी मजाक कर रही है। वो जुनून में भर चुकी थी, मुझे कॉलर से पकड़कर झिंझर रही थी। मैंने उसे खुद से की अलग सांस किया, गहरी सांस ले ठंडे दिमाग से कहा, सबिता दादी जो कह रही है वह सच है। कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे आरोही से शादी करनी पड़ी। मेरी मजबूरी को समझो सबिता। सबिता कहने लगी, ठीक है, तुमने मजबूरी में शादी की थी ना, अब वो मजबूरी खत्म हो गई है। तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम आरोही की शादी किसी और से करा दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा, पागल मत बनो, शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। यह मेरी पत्नी है और अब मेरी पत्नी बनकर ही इस घर में रहेगी और तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा। और वैसे भी मैंने कभी अपनी तरफ से तुमसे शादी के वादे नहीं किए थे। मेरे बाप ने और तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी मंगनी तुमसे करवाई थी। यह कहकर मैंने अपनी उंगली में पहनी मंगनी के छल्ले को उतार कर उसके हाथ पर रख दिया था। मैं कहा, लो, अब यह मंगनी भी खत्म, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता था और बीच बीच में तुम्हें इस रिश्ते के बारे में बताता भी था कि मेरे साथ तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तुम अपने लिए दूसरा रास्ता चुन लो, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पागल हो रही थी। सबिता की माँ मेरे पास आई, कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाप के ऊपर सविता के बाप के कितने एहसान हैं। मैंने जैसे नाक से मक्खी सुड़ाई थी। मैंने कहा, ये मेरा मामला नहीं है, आप जाकर डैड से बात करें। वैसे भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और उन्होंने भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। तो अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से लूंगा। वो दोनों लोग गुस्से से तन फन करते घर से चले गए थे और अगले ही दिन दादी ने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। अपनी बहू की मुंह दिखाई का वह सबको बताना चाहती थी। उन्होंने अपने पोते की शादी कर दी है और उनकी बहू चांद का टुकड़ा है। मुंह दिखाई के फंक्शन में आरोही बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं सबको बहुत ही प्यार और गर्व से बता रहा था कि वो मेरी पत्नी है
और मैं जिस तरह गर्व और खुशी से सबको आरोही का इंट्रोडक्शन करवा रहा था। आरोही मुझे नम आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में अब मेरे लिए चाहत के दिए जगमगा लगे थे। उसने सुकून से अपना सर मेरे कंधे से टिकाया था और मैंने भी उसके माथे को चूम कर उसे अपने साथ लगाते हुए धीरे से उसके कान में सरगोशी की थी, अपने दिलो और दिमाग से सारे बहम निकाल दो। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना वरना। मैंने झूठी नाराजगी की धमकी दी तो कहने लगी वरना वरना क्या करोगे। मैंने कहा वरना जान से मार दूंगा समझी, और उसे रोहित का ख्याल तो दिल से बिल्कुल निकाल देना। मैंने उसे उस लड़के की याद लाई थी जब उसने शादी के वक्त उस लड़के के बारे में इजहार मोहब्बत किया था। मेरी बात पर आरोही खिलखिला कर हंस पड़ी थी। कहने लगी मुझे रोहित से कोई जुनूनी मोहब्बत नहीं थी, बस मासी ने मेरी माँ से वादा किया था कि मुझे अपने बेटे की दुल्हन बनाएंगी, और मुझे उस वक्त तुमसे बहुत डर लगा था क्योंकि मुझे लगता था तुमने मेरे पापा को जबरदस्ती पुलिस केस में फंसाया है। हालांकि बाद में मुझे सब पता चल गया था कि पापा ही कसूरवार थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बहुत ही कठोर और जालिम मर्द समझती थी। इसलिए तुमसे शादी करने की बजाय मैं रोहित से शादी करना सही समझती थी, और इसीलिए मैंने रोहित का नाम लिया। फिलहाल अब मेरे दिल में सिवाय आपके कोई दूसरा नहीं है। ये कहकर आरोही ने मेरे कंधे से अपना सर टिकाया था और मैंने भी उसे अपने साथ लगाकर उसे एहसास कराया कि वह मेरे लिए कितनी अहम है। सब लोगों ने ताली बजाकर हमें याद दिलाया कि वह अकेले नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं। आरोही के गाल शर्म से लाल हुए थे, जबकि मेरे चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आई थी। दादी हम दोनों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी और नजरों ही नजरों में हमारी बलाएं ले रही थी। जाते जाते कहानी को लेकर अपनी राय जरूर देकर जाना, जिससे कि दोस्तों हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। दोस्तों आज की हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।